नमस्ते प्यारे मित्रों, प्यारे छात्रों। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। महाराणा प्रताप के बारे में, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए, ये प्रतिभा परिष्कार ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है नए टॉपिक के साथ। और हम नए तरीके से आगे क्लास लेके आ रहे हैं, वीडियोज़ लेके आ रहे हैं, जिनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, परीक्षाओं में आने वाले संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज हम चालू करने जा रहे हैं। तो यदि चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट क्वेश्चंस जो एक परीक्षाओं में आने की जो संभावना रखते हैं वो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे व्याख्यात्मक रूप से देखने को मिल जाएंगे। चलिए आगे शुरू करते हैं। आज हम महाराणा प्रताप के बारे में। तो ये राजस्थान के वो व्यक्तित्व हैं, वो ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं, वो महान राजा हैं जिनके बारे में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रताप का नाम लेते ही एक अजीब सी फीलिंग होती है, गर्व होता है। जो व्यक्ति अपनी एक स्वतंत्रता के मूल्य के लिए जिसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और अंत तक मुगल सम्राट अकबर के आगे नहीं झुका। तो महाराणा प्रताप के बारे में सबसे ज़्यादा मेवाड़ के शासकों में, राजस्थान के शासकों में यदि किसी के बारे में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं तो कौन है? महाराणा प्रताप। तो चलिए, महाराणा प्रताप जो है, इनका जन्म, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? 9 मई 1540 को। ये अपनी ईस्वी सन है। इसके अलावा इनका ज्येष्ठ शुक्ला 3 और विक्रम संवत 1597। प्रताप जयंती का आधार इसी से बनाते हैं, इसलिए प्रताप जयंती आगे पीछे होती है। 9 मई के अलावा जो एक नहीं, 9 मई के अलावा भी तिथि आगे पीछे होती रहती है। तो ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया, प्रताप जयंती कब मनाई जाती है? ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को। तो बात कर लेते हैं, महाराणा प्रताप का जन्म ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को कहाँ हुआ? कुंभलगढ़ में। कहाँ हुआ? कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ के बारे में बहुत कुछ हम चर्चा कर चुके, आगे दुर्गों में और विस्तार से चर्चा करेंगे। अब कुंभलगढ़ के अंदर भी किस स्थान पे हुआ? ये कटारगढ़, कुंभा का निजी आवास, जरगा की सीधी ऊंची पहाड़ी पर। इसके अंदर बादल महल परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे हैं। प्रताप के जन्म के बारे में प्रश्न पूछे हैं, किस स्थान पे हुआ था। तो ये इसको जरा गौर से मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको प्रश्न कहाँ से आते हैं वो साथ में सारी चर्चा रहेगी। और लास्ट में आज तक जितने भी प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों की चर्चा होगी। और उसके बाद में सीरीज लेके आ रहे हैं जिसमें संभावित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके अंदर आपको सारे क्वेश्चंस इसके अंदर मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट। तो चलिए, पेपर में बाहर नहीं जाएगा पूरा टॉपिक। यदि आप, ये बहुत लंबा है वीडियो, हो सकता है इसके भाग हो। इससे महाराणा प्रताप के बारे में इसमें पढ़ने के बाद में आपको शायद ही कोई एग्जाम हो जिसमें इसमें से प्रश्न नहीं मिले। तो महाराणा प्रताप जो एक नहीं, ये महाराणा प्रताप उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। और महाराणा प्रताप की माँ का नाम क्या था? जयवंता बाई। और पाली नरेश अखिराज सोनगरा की पुत्री थी। कौन? जयवंता बाई। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। कीका तो आदिवासियों के बीच में रहे, बचपन के अंदर संघर्ष करना पड़ा था। चित्तौड़ पे अधिकार कर लिया था किसने? अकबर ने उदय सिंह के समय 1568 ईस्वी में। तो महाराणा प्रताप आदिवासियों में बड़े लोकप्रिय थे। छोटे बच्चे के रूप में कीका कहा जाता है। कीका किसको? छोटे बच्चे को। आदिवासियों में कीका नाम प्रचलित है। उसी के आधार पर प्रताप का नाम भी क्या पड़ता है? कीका। छोटी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इस प्रकार का प्रश्न। बड़ी परीक्षाओं में संभावना कम है। अब ये अजबदे पंवार ये प्रताप की पत्नी थी और अमर सिंह की माँ। आगे प्रताप के पुत्र अमर सिंह महाराणा बनते हैं। तो महाराणा अमर सिंह की माँ थी। और प्रताप के साथ महाराणा प्रताप को भी जंगलों में जीवन व्यतीत करना पड़ा था। उनकी भी आर्थिक स्थितियां खराब हो गई थी। तो अकबर से जो संघर्ष किया, मुगलों से जो संघर्ष किया, उस संघर्ष में ये जीवन संगिनी इसने उप तक नहीं की और प्रताप की कंधे से कंधा मिलाकर प्रताप के संघर्ष में साथ दिया। वो कौन थी? अजबदे पंवार। इसके बाद में बात कर लेते हैं प्रताप का राज्याभिषेक। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ?
आरंभिक राज्याभिषेक, आरंभिक शुरुआत में कहाँ हुआ? गोगुंदा। गोगुंदा के अंदर उदय सिंह की मृत्यु के बाद महाराणा उदय सिंह ने क्या किया? उदय सिंह की मृत्यु के बाद में कब? 28 फरवरी 1572 ईस्वी को। तो जगमाल अग्नि जगमाल प्रताप से छोटा था और भटियानी रानी धीरबाई का पुत्र था और इसने महाराणा उदय सिंह ने इसे अपना उत्तराधिकारी यानी राणा घोषित कर दिया था, भावी राणा। तो उदय सिंह की मृत्यु के बाद में गोगुंदा के अंदर जो अग्नि जगमाल को उत्तराधिकारी बनाएगा राणा। उसके बाद में उसे हटाकर पाली का पाली नरेश अखिराज सोनरा ने 32 वर्ष की उम्र में प्रताप को गद्दी पर बैठाया और सलूबर के रावत कृष्णदास ने तलवार बांधी उसके अंदर किसके? महाराणा प्रताप की। उसके बाद में विधिवत राज्याभिषेक, बाद में विधिवत राज्याभिषेक करवाते हैं महाराणा प्रताप। कहाँ? कुंभलगढ़ में। कहाँ करवाते हैं? कुंभलगढ़ में। इस तरीके से प्रताप का 2 बार राज्याभिषेक होता है महाराणा प्रताप का। और राज्याभिषेक के समय प्रताप शपथ लेते हैं कि चित्तौड़ किले को मुगलों से जब तक मैं मुक्त नहीं करा लूंगा, थाली में रोटी नहीं खाऊंगा और बिस्तर पे नहीं सोऊंगा। तो कहते हैं कि ऐसे ही खाना खा लेते थे और सपाट पत्थर की दीवार जो चट्टान होती थी उसी के सारे जो अग्नियों लेकर के सारा और सो लेते थे। अपनी संघर्ष, अपनी शपथ को याद रखा और निभाया और आजीवन जब तक जिए मेवाड़ को, चित्तौड़ को मुगलों से मुक्त कराने की लड़ाई लड़ते रहे। इसके बाद में हम चलते हैं, शपथ की बात हो गई। आजीवन अपनी शपथ का पालन किया किसने? महाराणा प्रताप ने। प्रताप को उपनाम या किन किन नामों से जाना जाता है? क्या खास बात है प्रताप के बारे में? अब हम उस जगह चल रहे हैं जहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये राजस्थान का महानतम सुल्तान, राजस्थान का महानतम सुल्तान, राजस्थान का महानतम सुल्तान अल-बदायूनी ने अपनी रचना में कहा, किसने? मुंतकाल तारिक में बताया। इसके बाद में राजस्थान का महानतम स्वतंत्रता प्रेमी शासक, राजस्थान का महान स्वतंत्रता प्रेमी शासक किसे माना जाता है? महाराणा प्रताप को। मेवाड़ केसरी से मिलता है। जेम्स स्टार्क ने बताया प्रताप के लिए भी मेवाड़ केसरी शब्द का प्रयोग किया जाता है। हिंदुआ सूरज, मेवाड़ के शासकों को, कांकी शासकों को हिंदुआ सूरज कहा जाता है। तो मेवाड़ के शासकों को हिंदुआ सूरज कहा जाता है। तो चलिए इसके बाद में भीलों को सैन्य व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान देने वाला मेवाड़ का शासक कौन था? तो महाराणा उदय सिंह नहीं, जो महत्वपूर्ण स्थान दिया, भीलों का सहयोग उदय सिंह ने भी लिया, मगर भीलों को सैन्य व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान दिया किसने? महाराणा प्रताप ने। और अपना भील सेना का सेनापति नियुक्त किया था किसको? पूंजा को। आजीवन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करने वाला मेवाड़ का शासक, आजीवन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करने वाला मेवाड़ का शासक कौन था? महाराणा प्रताप। उसके बाद में महाराणा प्रताप जो अग्नि वीर स्वाभिमानी व स्वतंत्रता प्रेमी शासक था। सबसे बड़ी बात थी स्वाभिमानी और स्वतंत्रता प्रेमी शासक था, जिसने मुगल सम्राट के आगे अपने आप को नहीं झुकाया और आजीवन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। जबकि 1572 ईस्वी तक राजस्थान की प्रमुख जो रियासतें थी, जो प्रमुख शासक थे, राजपूत शासक, उन्होंने अकबर की अधीनता ग्रहण कर ली थी। इसके बाद में आगे चलते हैं। अकबर द्वारा प्रताप के पास भेजे गए शिष्टमंडल, ये भेजे गए शिष्टमंडल, इनसे प्रश्न आता है, इनसे प्रश्न आता है। तो ये जरा गौर कर लीजिए, इनमें प्रश्न कैसे आता है? पहला दूत मंडल कौन सा था और अंतिम दूत मंडल कौन सा था और इनका क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो इस तरीके से प्रश्न बनता है।
आप इस दूत मंडल को जरा गौर से देख लीजिए, ये परीक्षा में प्रश्न आने वाला स्थान है, शिष्टमंडल या दूत मंडल। ये इसको जो है कि अपन शॉर्ट ट्रिक से जमा भट्टो, इसको जो है कि जय जमा भट्टो, ये जलाल खां मानसिक, और इसके बाद में भगवान दास और टोडरमल, इस तरीके से होता है। तो अभी बात करते हैं जलाल खां कोरची। ये जून 1572 में अकबर प्रताप को कैसे भी शाम दाम दंड भेद वार्ता के जरिए अधीन करने की कोशिश की। ये 4 वार्ताकार भेजे, चारों वार्ताकार असफल होते हैं। और प्रताप की स्थितियां ठीक नहीं थी, ज्यादा समय शासक बने हुए नहीं था, तो वो झुकना नहीं चाहता था। तो प्रताप ने अपनी रणनीति के तहत इनको टाइम पास करते रहे, टाइम निकालते रहे, ये नहीं वो नहीं, इसमें कमी नहीं। और 4 दूतों को समय निकालने में समय निकलता गया और प्रताप अपनी तैयारी में लगे रहे। उन्होंने प्रताप के सामने 2 ही रास्ते थे, या तो अकबर की अधीनता स्वीकार करके ऐशो आराम की जिंदगी जी ले, या अपनी स्वतंत्रता के मूल्यों के लिए, अपनी रियासत के लिए, अपनी प्रजा की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़े। प्रताप ने दूसरा रास्ता चुना और संघर्ष किया। तो ये प्रसिद्ध मुगल दरबारी थे जो अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के भेजे गए प्रथम शिष्टमंडल। ये प्रश्न पूछा, प्रथम शिष्टमंडल के रूप में किसे भेजा गया था? तो ये अपने आप में जमाल खां कोरची जो है कि नहीं, ये जलाल खां कोरची वाक चतुर्थ और तुरंत बुद्धि दरबारी माना जाता है। राजकुमार मानसिंह ये शासक के रूप में नहीं गए थे, शासक नहीं थे आमेर के उस समय, ये आमेर के राजकुमार थे। तो राजकुमार के रूप में किसे भेजा गया, किस राजकुमार को 1573 ईस्वी में जो है अकबर को मनाने के लिए भेजा गया? तो मुगल राजकुमार जो है कि नहीं, ये आमेर के मानसिंह थे, राजा भगवान दास या भगवंत दास के पुत्र। और ये प्रताप की मुलाकात के बारे में, इसके बारे में मुलाकात के बारे में इतिहासकारों में अलग अलग मत है। कंडल टाड इनकी मुलाकात उदय सागर की पाल पर मानते हैं। यही मानसिंह को राणा प्रताप की ओर से भोज दिया गया, जिसमें प्रताप स्वयं नहीं पहुंचकर अब प्रताप ने क्या किया, उदय सागर की पाल पर भोज दिया गया था। उस भोज के अंदर अकबर ने मानसिंह को भेजा, मानसिंह ने मुलाकात की और उस पाल के ऊपर जो है कि उदय सागर की पाल पे भोज का आयोजन किया गया। किसके लिए? कुंवर मानसिंह के लिए, प्रताप के दूत मानसिंह के लिए। मगर इस भोज के अंदर स्वयं महाराणा ने गए और कुंवर मानसिंह के सामने उपस्थित हुए। महाराणा जो है कि प्रताप के पुत्र कौन, अमर सिंह, जब टेबल पे खाना जो है कि नहीं, खाना अलग अलग तरीके से किस्सों के रूप में ये बात मिलती है, खाने का वक्त आया तो उस समय पूछा कि कहाँ है महाराणा? तो बोले महाराणा तो उनकी तबीयत खराब हो रही है। तो कहते हैं कि उसमें कोई कहता है खाना खा करके आया, कोई खाना कहता है खाना नहीं, बिना खाए रवाना हो गए। बोले खाना खा करके जो है कि नहीं, वो उनके सामने जो खाना पिया, जिसे भी किया, उसके बर्तनों को बार बार मांजा गया। मान सिंह को ये ऐसा अपमानित किया गया, तो उसी वजह से मान सिंह के मन में खुंदक आई थी। और अकबर को जब लौट के गए तो कहा था कभी जरूरत पड़े आक्रमण की तो मुझे मौका देना। तो इन कथाओं में, कथानकों में हम उलझेंगे नहीं, प्रश्न इनसे नहीं आते हैं। प्रश्न आते हैं कि दूत मंडल के रूप में किस राजकुमार को, राजपूत राजकुमार को प्रताप को मनाने के लिए भेजा गया था, या क्रम में कौन से नंबर पर भेजा गया था अमर सिंह को। इसके बाद में जो है कि नहीं, आपका अपने आप को अपमानित किस्से अमर काव्य वंशावली ग्रंथ में भी मिलता है इसका उल्लेख। एक अन्य मत के अनुसार अब्बुल फजल ये अकबर के दरबारी इतिहासकार थे। अब्बुल फजल, इन्होंने इनकी मुलाकात कहाँ मानी है? गोगुंदा में मानी है। तो चलिए, ये बहुत लंबा टॉपिक है, आपको ये जो आता है दूत क्रम, उसको ध्यान में रखने की जरूरत है। खास बात, राजा भगवंत दास ये प्रथम राजपूत शासक थे और अकबर के दरबारी थे। आमेर के राजा भगवान दास एक ही है आमेर के शासक। इसके बाद में बात कर लेते हैं, अकबर ने प्रताप का दीनता स्वीकार करनी हेतु राजी करने के लिए भेजा किसको? भगवंत दास को। भगवंत दास तीसरा नंबर। चारों क्रम याद कर लीजिए, चारों के बारे में परीक्षाओं में प्रश्न पूछा हुआ है और हम इसी तरीके से पढ़ेंगे परीक्षाओं में प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं। अगला जो है राजा टोडरमल। ये टोडरमल भी बहुत बड़ी शख्सियत थी, उस जमाने की एक इंटेलिजेंट पर्सन था। टोडरमल को अकबर की देसाला पद्धति लागू करने का अवसर मिला और ये श्रेय इनको यही शेरशाह सूरी के साथ में इन्होंने काम किया था। भू राजस्व के क्षेत्र में बड़े सुधारों के लिए जाने जाते हैं। टोडरमल कूटनीतिज्ञ थे। टोडरमल लास्ट में इन्होंने आखिरी दरबारी के रूप में भेजा किसको? टोडरमल को।
और ये टोडरमल जो अग्नि ये भी प्रताप को मनाने के अंदर असफल रहा। चारों शिष्टमंडल चारों शिष्टमंडल के चारों सदस्य जो अग्नि चारों मुखिया प्रताप को मनाने के लिए असफल हो गए। परिणाम स्वरूप अकबर के पास में कोई चारा नहीं मिला। अकबर ने क्या किया, प्रताप को बंदी बनाने की योजना बनाई और स्वयं अकबर आ जाता है कहाँ, अजमेर, और अजमेर में बैठ करके हल्दी घाटी युद्ध की रचना बनती है। किसकी? हल्दी घाटी युद्ध की। हल्दी घाटी युद्ध परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है युद्ध। राजस्थान के कुछ युद्ध जिनसे बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें से एक युद्ध है। कौन सा? हल्दी घाटी युद्ध। आपको बता दूं तराइन युद्ध जिसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको बता दूं ग्रीष्मेल युद्ध जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका चित्तौड़ आक्रमण, कुछ आक्रमण भी है। चित्तौड़ आक्रमण 1303 अलाउद्दीन खिलजी का, उसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। और खानवा युद्ध 1527 उसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। 1534-35 ईस्वी बहादुर शाह का आक्रमण उसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी तरीके से 1576 का हल्दी घाटी युद्ध जिसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मान सिंह व आसफ खां, अब हल्दी घाटी युद्ध में जो मुख्य सेनापति मान सिंह और उसका सहयोगी कौन था? आसफ खां। ये परीक्षा में पूछने लायक जगह है, यहां से ध्यान कर लीजिए। यदि प्रश्न ऐसे आ जाए हल्दी घाटी युद्ध में किस किस के बीच में हुआ, शासकों की बात आती है प्रश्न में, तो शासक कौन होंगे? महाराणा प्रताप और अकबर। और मौके पे जो मुकाबला हुआ हल्दी घाटी युद्ध में, प्रश्न के विकल्पों के हिसाब से तय होगा उत्तर क्या होगा। तो मौके पे हल्दी घाटी युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? मान सिंह ने। तो मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच। अब बात कर लेते हैं, अकबर ने प्रताप के विरुद्ध आमेर के मान सिंह व मुगल सेनापति आसफ खां को मुगल सेना इनके नेतृत्व में मुगल सेना भेजी थी। युद्ध की व्यू रचना हल्दी घाटी युद्ध की व्यू रचना अकबर के किले में मैगजीन के नाम से भी प्रसिद्ध है, अकबर के दौलत खाने के नाम से भी प्रसिद्ध है, अजमेर के किले के नाम से प्रसिद्ध है। अजमेर के किले में बैठ करके अकबर को सब्र टूट गया था, वो जल्दी से प्रताप का अधीन करना चाहता था। यहाँ स्वयं उपस्थित रह करके हल्दी घाटी युद्ध की व्यू रचना बनाई किसने? महाराणा प्रताप ने। इसके बाद में आगे चलते हैं हम। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? हल्दी घाटी युद्ध के, क्योंकि उद्देश्य पूरा नहीं होता हल्दी घाटी युद्ध के अंदर, अकबर का जो मुख्य उद्देश्य था प्रताप को अधीन करना, और यह तय किया गया था युद्ध के अंदर उसको बंदी बना करके लाना है। तो उसकी साम्राज्य विकल्पों के हिसाब से प्रश्न का उत्तर बदल जाता है। साम्राज्य नीति, और उसके अलावा क्या था? प्रताप को गिरफ्तार करना और अकबर के सामने पेश करना, ये था। मगर ये उद्देश्य पूरे नहीं होते हैं। अब इस हल्दी घाटी युद्ध के लिए एक शब्द प्रयोग होते हैं, कुछ शब्द साम्राज्यवादी, ये जो प्रताप का संघर्ष था उसके लिए क्या शब्द प्रयोग होता है? साम्राज्यवादी, यानी अकबर साम्राज्यवादी था, तो साम्राज्यवादी नीति के विरुद्ध प्रादेशिक स्वतंत्रता का संघर्ष किस युद्ध के लिए प्रयोग किया जाते हैं? ये शब्द हल्दी घाटी युद्ध के लिए। अब हल्दी घाटी युद्ध के बारे में, तिथियों के बारे में भी मत विभिन्नता है। तो एक मत 18 जून 1576 हल्दी घाटी शिलालेख, और भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव यानी कि A.L. श्रीवास्तव, इसके अनुसार तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध की तिथि क्या थी? 18 जून। एक अन्य इतिहासकार कौन? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था? 21 जून 1576 को। इसकी मान्यता, ये तिथि कौन मानते हैं? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। हल्दी घाटी तिथि का उल्लेख जो है राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित राजस्थान थ्रू एजेज वॉल्यूम ये सेकंड में भी 21 जून 1576 को हल्दी घाटी युद्ध होना मानते हैं। तो इसमें कंट्रोवर्सी इतिहास के अंदर अलग अलग मान्यताएं रहती, इतिहासकारों की, दोनों कभी साथ नहीं आएंगे, एक ही आएगा। तो दोनों हमने चर्चा कर दी। हल्दी घाटी युद्ध महाराणा प्रताप और वह अकबर के सेनापति मान सिंह व आसफ खां के बीच हुआ। तो ये हमने चर्चा इसकी हो गई। हल्दी घाटी युद्ध शासक के रूप में महाराणा प्रताप, ये ने परीक्षा में पूछा हुआ है, पूछा जा सकता है किसके बीच में, कि हल्दी घाटी युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। प्रश्न कैसे बनता है? हल्दी घाटी युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। अगला हम करते हैं हल्दी घाटी युद्ध के परिणाम। तो इसको क्या बोलते हैं? हल्दी घाटी युद्ध को अनिर्णित युद्ध।
हम परीक्षा में कथा नहीं पढ़ेंगे, हल्दीघाटी युद्ध की स्टोरी नहीं पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं उनको, दोहे चौपाइयां नहीं पढ़ेंगे। परीक्षा में प्रश्न कहां से बनते हैं उन्हीं चीजों को हम हाईलाइट करेंगे, क्योंकि परीक्षाएं सामने आ रही है बहुत जल्दी। अरे ये डेट मुझे एक नहीं परीक्षा आने वाली है, रीट है, अभी पटवार है, बहुत सी एग्जाम, सब इंस्पेक्टर की एग्जाम, तो राजस्थान जी के जहां भी है सबको मदद मिल सके। और आगे हम वो लेके आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं राजस्थान के इतिहास के, भारतीय इतिहास के और अन्य और भी जो सब्जेक्ट है उनके, जिनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम उनको बोर्ड पे एक्सप्लेनेटरी व्याख्यात्मक रूप से प्रस्तुत करें। अनिर्णित युद्ध, हल्दीघाटी युद्ध को किसने अनिर्णित युद्ध कहा? निम्न में से किसे अनिर्णित युद्ध कहा जाता है? निम्न में से किसे अनिर्णित युद्ध कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? हल्दीघाटी युद्ध को। हल्दीघाटी युद्ध जो है वो, उसमें उद्देश्य था प्रताप को गिरफ्तार करना, और प्रताप गिरफ्तार नहीं किए जा सके, बच गए मुगलों के हाथ से। तो ये योजना बनाई थी प्रताप को गिरफ्तार करने की या बंदी बनाने की। ये बंदी बनाने की योजना जो है कि नहीं, इसके अकबर की सफल नहीं हो सकी, इसलिए इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा ने इस हल्दीघाटी युद्ध को क्या बताया? अनिर्णित युद्ध। निम्न में से 4 युद्ध दे दी, निम्न में से किस युद्ध को अनिर्णित युद्ध कहा? यह हल्दीघाटी युद्ध को किस इतिहासकार ने अनिर्णित युद्ध कहा? तो किसने कहा? गोपीनाथ शर्मा ने। हल्दीघाटी युद्ध जो हुआ था उसके 2 भागों में हम बांटे। तो पहले भाग में प्रताप की सेना बहुत भारी पड़ी थी, पहले भाग में प्रताप बहुत भारी रहे थे किसमें? हल्दीघाटी युद्ध में। दूसरे चरण में भारी पड़े कौन? भारी पड़े मुगल सेना भारी पड़ी। और इसके बाद में बात करते हैं प्रताप के विजय का उल्लेख। प्रताप के विजय का उल्लेख राज प्रशस्ति, ये जो राज प्रशस्ति है उसमें और राजविलास में, इनमें प्रताप की विजयों का उल्लेख मिलता है। और जो एक शोधार्थी डॉक्टर चंद्रशेखर, उनके नवीनतम शोध में ये बात बताई गई है कि प्रताप के ये हल्दीघाटी युद्ध के बाद भी तांबे के पट्टे, जमीन के जो है ना तांबे के पट्टे जारी किए थे। किसके उसके जारी किए हुए? महाराणा प्रताप के। और ऐसे पट्टे जारी करने का जो अधिकार है केवल स्वतंत्र शासक को ही होता है। तो इसके आधार पर ये सिद्ध किया कि प्रताप हारे नहीं थे, युद्ध में जीते थे। यदि हारते तो वह ऐसे पट्टे जारी नहीं करते, जमीनों के पट्टे। ये अधिकार केवल स्वतंत्र शासक को ही होता है। अलबदायनी, हल्दीघाटी युद्ध जो एक नहीं, हम उसके नक्शा नहीं बनाएंगे, प्रश्न पूछने की जगह है। कौन सी? ये। और ये हल्दीघाटी युद्ध 1576 की आंखों देखा हाल, ये परीक्षा में पूछा देखा, आंखों देखा हाल। हल्दीघाटी युद्ध का आंखों देखा हाल लिखने का श्रेय किसको है? अलबदायनी को। और युद्ध में ये रिजर्व सेना के साथ चल रहा था। हल्दीघाटी युद्ध का नक्शा बदलता है, कौन बदलता है? अलबदायनी। इसके बाद में आगे भील सरदार पुंजा, हल्दीघाटी युद्ध में, अब ये परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उसके हिसाब से पढ़ेंगे। हल्दीघाटी युद्ध की व्याख्या लंबी चौड़ी कथा नहीं। भील सरदार पुंजा, प्रश्न ऐसे आता है कि हल्दीघाटी युद्ध में भील सेना का नेतृत्व किसने किया था? भील सेना का नेतृत्व, परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछा हुआ है, प्रताप की भील सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? तो भील सरदार पुंजा। इसके बाद में हल्दीघाटी युद्ध, प्रताप की जो सेना का एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था? पूछा हुआ है किसको? हाकिम शाह सूर को। प्रताप की सेना का एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था? हाकिम शाह सूर। हल्दीघाटी युद्ध को इतिहासकारों ने ये प्रश्न पूछने की जगह ये पूछा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आगे हम लास्ट में क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन से पता पड़ जाएगा। हमने जो पढ़ा वो सब क्वेश्चंस कवर होते हैं सिपाही से लेकर के आरएस तक के एग्जाम में। हल्दीघाटी युद्ध, इसके अंदर जो है कि नहीं, हल्दीघाटी युद्ध को ये हल्दीघाटी युद्ध को किसने नाम दिया? हल्दीघाटी युद्ध। ये प्रश्न पूछा जाता है कि मानसिंह और प्रताप के बीच में जो युद्ध हुआ, या अकबर या प्रताप के बीच में जो युद्ध हुआ, इस युद्ध को हल्दीघाटी युद्ध नाम किसने दिया? ये हल्दीघाटी युद्ध नाम किसने दिया? कर्नल जेम्स टॉड ने। अब मेवाड़ की थर्मोपल्ली, ये यूरोप में युद्ध हुआ था थर्मोपल्ली के नाम से, तो हम इसमें गहराई में नहीं जाएंगे, समय जो है नहीं। प्रश्न
हम यही पूछा जाता, उसके बारे में कोई पूछने की आज तक पूछा नहीं गया। तो मेवाड़ की थर्मोपल्ली, हल्दीघाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली नाम किसने दिया? कर्नल जेम्स टॉड ने। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट के अंदर है, ये भी मोस्ट बिल्कुल पूछा हुआ है। ये सारी चीजें चल रही जो परीक्षा में पूछी जाती है। आगे आगे हम क्वेश्चंस करेंगे, उसमें आपको पता पड़ जाएगा कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। गोगुंदा का युद्ध ये किसने कहा? अल बदायूनी ने। किसने बताया? अल बदायूनी ने। गोगुंदा का युद्ध किसने कहा? अल बदायूनी ने। और इसके बाद में ये उल्लेख किसमें मिलता है? ये अल बदायूनी रचना है मुंतखाबुल तारीफ, उसमें इसका उल्लेख मिलता है। इसके बाद में खमनोर ये अकबर का प्रसिद्ध इतिहासकार था, रचनाकार था, जिसने अकबरनामा में हल्दीघाटी युद्ध को क्या बताया? खमनोर का युद्ध। इसके बाद में बनास का युद्ध, ये भी सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है। बनास नदी बेसिन में या बनास नदी क्षेत्र में स्थित होने के कारण हल्दीघाटी युद्ध को, ये युद्ध उस क्षेत्र में हो, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? बनास का युद्ध कहा जाता है। इसके बाद में अनिर्णित युद्ध हम चर्चा कर चुके। हल्दीघाटी को अनिर्णित युद्ध किसने कहा? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने, क्योंकि युद्ध में जो गिरफ्तार करने की बात थी, बंदी बनाने की बात थी प्रताप को, वो पूरी नहीं हो सकी। इसके बाद में हाथियों का युद्ध, प्रताप की तरफ से और मुगल सेना की तरफ से युद्ध के, हल्दीघाटी युद्ध के समय हाथियों में युद्ध हुआ था। बहुत खतरनाक शानदार युद्ध हुआ था। उस युद्ध में हाथियों का आपस में लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई के समय सब तीर जो अग्नि तलवारें सब बनती, तो ये हाथियों की लड़ाई हुई थी इस युद्ध में। हल्दीघाटी युद्ध के समय हाथियों को बीच में युद्ध हुआ था, इसलिए हल्दीघाटी युद्ध को हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है। परीक्षाओं में प्रश्न 4 युद्ध दे दिए और ये उसमें आता है कि निम्न में से हाथियों का युद्ध किससे, कौन से युद्ध को कहा जाता है? तो कौन सा हो गया? हल्दीघाटी युद्ध। इसके बाद में चलते हैं, अब इसमें हाथियों का युद्ध हुआ, तो इसमें प्रताप की तरफ से, महाराणा प्रताप की तरफ से जो हाथी थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी, वो कौन, क्या नाम थे उनके? राम प्रसाद और लूणा। पूछा हो परीक्षा में इनके बारे में, मोस्ट हाथियों के नाम पूछे हुए हैं और हाथियों ने भाग लिया। और अकबर की तरफ से गजमुक्ता, गजराज आदि हाथियों ने भाग लिया। राम प्रसाद का जो है उसका मावत घायल हो जाता है। उसके बाद में ये चला जाता है, मुगल जो महावत इसको कंट्रोल में कर लेता है। तो अकबर के पास जब इसको लेके जाते हैं तो अकबर ने इसका बाद में नाम क्या रखा? पीर प्रसाद। किसका नाम? राम प्रसाद का नाम क्या रखा? पीर प्रसाद। इसके बाद में ये आगे पीर प्रसाद की बात हो गई। चलिए इसके बाद में अन्य हाथी, तो अन्य हाथियों की बात कर लेते हैं। मानसिंह, प्रताप के मुख्य सेनापति मानसिंह के बारे में कहें तो मुगलों के इतिहास में पहली बार किसी हिंदू को इतनी बड़ी सैन्य कार्रवाई, इतने महत्वपूर्ण युद्ध की जिम्मेदारी दी गई थी। कौन से थे? मानसिंह। और मानसिंह उस तत्कालीन समय का सबसे ज्यादा मनसब दिया गया था। किसको? किसको? मानसिंह को। कितना? 7000 का। मानसिंह के बारे में बहुत सारी बातें अभी यहाँ नहीं करेंगे, कछुओं का इतिहास पढ़ेंगे, वहां चर्चा इनकी करेंगे। तो मर्दाना और हवाई, ये मुगल बादशाह अकबर के हाथी का नाम क्या था? हवाई। इसके बाद में बात कर लेते हैं, ये पूछा हुआ है, भारतीय मुगल सेना भाग रही थी, 10-12 किलोमीटर तक भाग गए थे कुछ सैनिक, तो भाग रही प्रताप के आक्रमण से, प्रताप की सेना के भयंकर आक्रमण से घबरा करके मुगल सेना भाग रही थी। उस भागती सेना में रिजर्व सेना का नेता था। रिजर्व सेना का नेता कौन था? मेत्तर खां। और मेत्तर खां ने क्या किया? अपनी भागती सेना को कहा कि बादशाह सलामत आ रहे हैं, बस आ रहे हैं, रास्ते में आ ही गए। तो ये भागती सेना के अंदर जोश भर दिया अकबर के आने की झूठी खबर फैला करके। किसने? मेत्तर खां ने। किसने फैलाई? मेत्तर खां ने। और दोबारा से भागती सेना डट गई और फिर मुकाबला हुआ। हाकिम कांसूर आ चुका। महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ने वाले एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन थे? बार बार परीक्षा में पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है। और इनका मकबरा कहाँ है?
खमनोर में स्थित है। किसका? हकीम का सूर का। और इन्होंने, हकीम का सूर ने हरावल दस्ते का नेतृत्व किया। हरावल सबसे आगे, तो सबसे आगे जो सेना थी उसका नेतृत्व हरावल दस्ते किसने किया था? हल्दीघाट युद्ध में हकीम का सूर ने। इसके बाद में झालावीदा युद्ध के अंदर जो है कि युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप का हाथी था, वो घोड़ा था चेतक, और चेतक ने मान सिंह, आमिर के मान सिंह के ऊपर चेतक ने, प्रताप ने एड लगाई और आक्रमण कर दिया। और जब भाला लेके मारा मान सिंह के ऊपर, तो मान सिंह ओहदे में छिप गया और बच गया। मगर उतरते समय जो है कि नहीं, घोड़े के पैर में जो है कि नहीं खंजर, उसकी टांग में खंजर लग गया जो हाथी के बंधा हुआ था। उसके बाद में वो घायल हो जाता है। घायल प्रताप को युद्ध के मैदान से निकाला जाता है और उस प्रताप का जो राज्य चिन्ह है उसको धारण करता है कौन? झालावीदा। कौन धारण करता है? झालावीदा। और इसका जो है कि नहीं, ये झालावीदा, इसका नाम मन्ना भी मिलता है, इसका नाम मान सिंह भी। तो ये झालावीदा छत्र धारण करता है, पूछने लायक है। और ये युद्ध में प्रताप की तरफ से युद्ध में लड़ते मारा जाता है कौन? झालावीदा। इसके बाद में करते हैं, ये सारी बातें हो गई। प्रताप का जो घोड़ा था ये मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा था, प्रताप का प्रिय घोड़ा था, इसकी बातें हो गई। इसके बाद में इसका प्रताप, इसके घोड़े की जो स्मारक है जो उदयपुर के बालीचा में इसका स्मारक बना, इसकी समाधि बनी उदयपुर के बालीचा में। पूछा जाता है छोटी परीक्षाओं में, ये छोटी परीक्षाओं में पूछा जाता है कौन सी नस्ल का? मारवाड़ी नस्ल का। और प्रताप की जो है समाधि कहाँ स्थित है? उदयपुर के बालीचा में स्थित है। इसके बाद में रक्तलाई हल्दीघाटी मैदान में बनास नदी के किनारे स्थित है। कौन सी? ये रक्तलाई। कहते हैं कि इतनी लड़ाई हुई थी कि वो लाल है उसकी जगह, तो ये खून से भर गई थी। और हल्दी घाटी जो पड़ता है उस मिट्टी हल्दी की तरह पीले रंग की, इसलिए इस क्षेत्र का नाम क्या? हल्दी घाटी पड़ा। इसके बाद में बात करते हैं रक्तलाई की बात हो गई। इसके बाद में करते हैं कुंभलगढ़। प्रताप ने, प्रश्न ऐसे आता है, प्रश्न क्या आता है उसके हिसाब से देखने की जरूरत है, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। प्रताप पे प्रश्न क्या आते हैं उनकी चर्चा करते हैं। नक्शा बना करके ऐसे गैर वैसा है, उसमें प्रश्न मिलने की संभावना नहीं, थोड़ा सा समझ में आ सकता है। बाकी प्रश्न कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है कुंभलगढ़। तो प्रश्न कैसे बनता है? हल्दीघाटी युद्ध के हल्दीघाटी युद्ध से बाहर निकल के ले गए प्रताप, पलायन किया, तो उस समय उन्होंने कहाँ शरण ली? या प्रताप ने हल्दीघाटी युद्ध के बाद किस दुर्ग में रहकर के अपनी को शक्ति को संयोजित किया? तो कौन सा है? कुंभलगढ़ है। इसके बाद में शक्ति सिंह के बारे में, शक्ति सिंह प्रताप के अनुज थे और पिता उदय सिंह से नाराज होकर के चले गए थे, किसकी? अकबर की सेवा में। इसके बाद में बात करते हैं हल्दीघाटी युद्ध में मान सिंह का साथ छोड़ इन्होंने प्रताप का साथ दिया, ऐसा अलग अलग सोर्सेज में मिलता है। शक्ति सिंह ने मुगल शाही सेना से भैंसरोड छीना, जिसे प्रताप ने शक्ति सिंह को दे दिया, ये स्रोतों में अलग अलग मिलता है। अमर काव्य वंशावली, अमर काव्य वंशावली और राज प्रशस्ति की रचनाकार रणछोड़ भट्ट के अनुसार प्रताप को हल्दीघाट युद्ध से निकालने के बाद भाई शक्ति सिंह से प्रताप की भेंट हुई थी। अलग अलग मान्यता इन उलझने की जरूरत नहीं है। चलिए, मान सिंह सोनगरा, ये जो है नहीं, ये प्रताप के कानड़दे, ये जो प्रताप जो है प्रताप के कानड़दे के अनुज प्रताप के मामा थे और हल्दीघाट युद्ध में प्रताप की ओर से लड़ते हुए शहीद हुए। यानी प्रताप के मामा थे, किरा सोनगरा के पुत्र थे और ये हल्दीघाट युद्ध में प्रताप की ओर से लड़ते हुए मारे गए। मोहम्मदाबाद, अकबर ने, कहते हैं कि मिलता है कई किताबों में कि ये विजय के बाद उदयपुर का नाम क्या रखा? मोहम्मदाबाद रखा। भामाशा के बारे में प्रश्न आते हैं। भामाशा का जन्म कहाँ हुआ था? रणथंभौर दुर्ग के अंदर माना जाता है। भामाशा जो एक नहीं पाली, कहाँ के निवासी थे? पाली के थे। प्रताप को संघर्ष के लिए धन सौंप दिया था चूलिया ग्राम में। और इनके महाराणा प्रताप भामाशा जो एक नहीं, भामाशा को रामा महासणी, इसको पूछा हुआ है, अपने प्रधानमंत्री रामा महासणी इसको हटा करके और अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया था?
भामाशाह को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, परीक्षाओं में पूछा हुआ है। इसके बाद में बात करते हैं भामाशाह के बारे में। कर्नल टाड ने भामाशाह को क्या कहा है? मेवाड़ का कर्ण कहा है। इनको मेवाड़ का उद्धारक या मेवाड़ का रक्षक किसको कहा जा सकता है? भामाशाह को कहते हैं। अल बदायूनी यह अकबर का आश्रित इतिहासकार था। पीछे चर्चा की, बार बार पूछने लायक है, भामाशाह पूछने लायक है, पूछा हुआ इनके बारे में। यह अकबर का आश्रित इतिहासकार था जिसने हल्दीघाटी युद्ध में ये सक्रिय भाग लिया। अब किसने, किस इतिहासकार ने, किस मुगल इतिहासकार ने हल्दीघाटी युद्ध में सक्रिय भाग लिया? तो कौन था? अल बदायूनी। ये रिजर्व जो फोर्स चलती है उसके पास में लास्ट के अंदर पीछे की तरफ उसमें विशिष्ट अंगरक्षकों के साथ मौजूद था जो हल्दीघाटी युद्ध का लेखन कर रहा था। कौन? अल बदायूनी। और ये इसके बारे में प्रश्न जो बनता है, जो परीक्षा में पूछा हुआ है, पूछा जा सकता है, हल्दीघाटी युद्ध का आंखों देखा लेखन किसने किया? किसने? अल बदायूनी ने। और हल्दीघाटी युद्ध का आंखों देखा हाल लिखने का श्रेय किसे? अल बदायूनी को। तो इसके बाद में बात करते हैं। अब ये पूछा हुआ है, युद्ध के बाद जब पलड़ा भारी पड़ गया मुगलों का तो उछल करके राजपूतों के खून से अपनी दाढ़ी रंग लेती विजय उस समय किसने? अल बदायूनी ने। प्रश्न कैसे बनता है? हल्दीघाटी युद्ध के समय राजपूतों के खून से दाढ़ी रंगने वाला निम्न में से कौन था या मुगल इतिहासकार कौन था? अल बदायूनी। इसके बाद में हम चलते हैं 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ में जीतने वाला सर्वप्रथम शाहबाज खां को सेनापति, ये अकबर का सेनापति था। कौन? शाहबाज खां। प्रश्न कहां से आते हैं? ये प्रश्न पूछने वाली जगह है। 78 तीन बार शाहबाज खां को भेजे थे, 8 बार अभियान चला था प्रताप के विरुद्ध। अभी हम उनकी चर्चा करेंगे। ये एकमात्र मुगल सेनापति है जिसने पहली बार जो कुंभलगढ़ को भेदा। कुंभलगढ़ को भेजने का श्रेय किसे? शाहबाज खां को है। 3 बार प्रताप के 1577, 78 और 79। तो 3 अप्रैल 1578 को इसने कुंभलगढ़ को जीत लिया था, कुंभलगढ़ पे अधिकार कर लिया था। किसने? मुगल सेनापति शाहबाज खान ने। तो इसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। मोस्ट है कैसे? कुंभलगढ़ को भेजने वाला या कुंभलगढ़ पे अधिकार करने वाला एकमात्र मुगल सेनापति कौन था? शाहबाज खां था। अकबर ने शाहबाज खां को प्रताप के विरुद्ध कितनी बार भेजा? परीक्षा में पूछने लायक प्रश्न है, पूछा हुआ है, पूछा जा सकता है 3 बार। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं दिवेर युद्ध। मेवाड़ का मैराथन युद्ध किसे कहा जाता है? परीक्षा में पूछा गया है, पूछा जा सकता है। तो अक्टूबर 1582 में हुआ था कौन सा? दिवेर युद्ध। दिवेर युद्ध 1582। प्रताप के युद्धों में हल्दीघाटी युद्ध और दिवेर युद्ध दोनों को परीक्षा में पूछा जाता है। तो आपको भी तैयारी कर लें, आप देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन तो आपको यहां से प्रश्न मिलेंगे। प्रताप ने किस युद्ध में सबसे पहले आक्रामक नीति अपनाई? हल्दीघाटी युद्ध, ये दिवेर युद्ध है, इसके अंदर आक्रामक नीति अपनाई। मुगल थाने पे दिवेर नामक मुगल थाने पे कुंवर अमर सिंह के नेतृत्व में हमला किया गया। किस थाने पर? किस मुगल थाने पर? दिवेर। मुगलों के दिवेर थाने पर हमला किया गया। और दिवेर का मुगल थानेदार या किलेदार जिसे बोल सकते हैं वो कौन था? मुगल थाने का चाचा शेरिमा या सरिया सुल्तान खां। ये इसके ऊपर इतना भयंकर हमला किया कि उस भाले से, घोड़े के अंदर से, सरिया सुल्तान के अंदर से भाला घुस के जमीन पर गड़ गया और बुद्ध की तरह, मूर्ति की तरह खड़े हो गए। बड़ा ही भयानक दृश्य था, इतना भयानक और खतरनाक आक्रमण था किसका? अमर सिंह का। और दिवेर युद्ध में जो सारा श्रेय विजय का वो किसको है? महाराणा अमर सिंह को है, कुंवर अमर सिंह को है। प्रताप के गौरव को बढ़ाया और प्रताप की विजयों का सिलसिला किस युद्ध से होता है? दिवेर युद्ध से शुरू होता है। और दिवेर युद्ध से सिलसिला होता है, इसके द्वारा मांडल और चित्तौड़गढ़ को छोड़ करके प्रताप अधिकांश अपना प्रदेश मुगलों से वापस प्राप्त कर लेते हैं। तो ये किस्सा हो गया दिवेर विजय में कुंवर अमर सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। दिवेर युद्ध में प्रताप के विजयों का सिलसिला प्रारंभ हुआ। प्रश्न कैसे आता है कि किसके नेतृत्व में विजय हुई? किसने युद्ध के अंदर किसको सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है? दिवेर युद्ध में अमर सिंह की। और प्रताप की विजय का सिलसिला किस युद्ध से आरंभ होता है? दिवेर विजय से शुरू होता है।
ये दो क्षेत्र छोड़ करके, कौन से दो क्षेत्रों को छोड़ करके अधिकांश क्षेत्र प्राप्त कर लिए थे महाराणा प्रताप ने? किनसे? मुगलों से। तो कौन से? चित्तौड़गढ़ व मांडल। इसके बाद में बात कर लेते हैं कि कर्नल जेम्स टॉड। राजस्थान के इतिहास हम जब पढ़ेंगे साथ साथ हमारे साथ टॉड चलेंगे। तो मेवाड़ के गौरव का प्रतीक और मेवाड़ का मैराथन युद्ध या प्रताप के गौरव का प्रतीक किस युद्ध को कहा जाता है? तो ये किस युद्ध को कहा जाता है? पूछने लायक जगह है परीक्षाओं में। मेवाड़ के गौरव का प्रतीक या प्रताप के गौरव का प्रतीक, ये किस युद्ध को कहा जाता है? दिवेर युद्ध को। और मेवाड़ का मैराथन युद्ध परीक्षा में पूछा हुआ, ये मेवाड़ का मैराथन युद्ध परीक्षा में पूछा हुआ है, किस युद्ध को कहा जाता है? दिवेर युद्ध को। और इसको किस नीति से जीता? छापामार पद्धति से जीता। प्रताप ने मुगलों से युद्ध छापामार पद्धति के द्वारा जीता। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजे गए सैन्य अभियान, चैन से नहीं बैठा रहा, पूरी कोशिश की अकबर ने, फिर भी नहीं झुका सका। किसको? महाराणा प्रताप को। प्रथम सैन्य अभियान 8 अभियान मिलते हैं उल्लेख, किसके नेतृत्व में भेजे गए? मान सिंह के नेतृत्व में 1576 में क्या हुआ? हल्दीघाट युद्ध। एक ही साल में 3 अभियान, द्वितीय सैन्य अभियान मुगल दरबारी भगवान दास के नेतृत्व में प्रताप के विरुद्ध मुगल ये सैन्य अभियान भेजा गया 1576 में। तसली नहीं, एक ही साल में 1576 में तीसरा अभियान अकबर स्वयं अक्टूबर नवंबर में पहुंच जाता है। कहाँ? गोगुंदा पहुंच जाता है, उदयपुर पहुंच जाता है। कौन? अकबर अजमेर आया और अकबर के नाम से प्रसिद्ध हल्दीघाट युद्ध का संचालन तो यहाँ से किया था, मगर स्वयं अकबर पहुंच गया था। कहाँ? अक्टूबर नवंबर 1576 ये चला गया। कहाँ? उदयपुर और गोगुंदा। और प्रताप जो है पहाड़ियों में जा छिपा। तो ये अकबर जो है स्वयं अभियान पे पहुंच गया था, मगर प्रताप इसके सामने नहीं आया, पहाड़ियों में छुप गया, अपनी छापामार युद्धति के द्वारा छकाता रहा, मगर पकड़ में नहीं आया। चौथा, पांचवा और छठा ये लगातार 3 अभियान 1577, 1578 और 1579 ईस्वी के अंदर किसके नेतृत्व में भेजा गया? तीनों अभियान मुगल सेनापति शाहबाज खां के नेतृत्व में। तो 3 अप्रैल 1578 को सबसे पहले दूसरे अभियान के समय कुंभलगढ़ को जीतने का श्रेय किसे? शाहबाज खां को है। इसके बाद में हम बात करते हैं 7वां सैन्य अभियान। 7वां सैन्य अभियान अब्दुल रहीम खान के नेतृत्व में भेजा गया 1580 ईस्वी में। 8वां व अंतिम अभियान जगन्नाथ कछवा, आमिर के जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में भेजा गया। जगन्नाथ कछवा की छतरी जैकनी मांडलगढ़ में। ये अंतिम अभियान था 1584-85 ईस्वी में। इसके बाद में आगे बात करते हैं अकबर द्वारा 15 दिसंबर 1584 को मेवाड़ अभियान पर भेजी गई सेना में जगन्नाथ कछवा के साथ में जाफर बेगी, सैयद राजू ये भी थे। कोई खास बात नहीं, बात हो गई। अब बात कर लेते हैं चावंड। दिवेर युद्ध के बाद में प्रताप ने क्या किया? अपनी राजधानी, पहले कुंभलगढ़ के अंदर था मामला, कुंभलगढ़ से एक नई जगह लूना चावंडिया से जीती। 1585 में नए स्थान जीता क्या? चावंड। और चावंड को जो है जीत कर अपनी क्या बनाया? राजधानी बनाया, जो लगभग 1615 ईस्वी तक राजधानी रही। किसकी? मेवाड़ की। तो चावंड में प्रताप ने वहां अपने परिवार के लिए, अपने लिए महलों का भी निर्माण करवाया। वहां प्रताप के द्वारा निर्मित चामुंडा माता का मंदिर भी स्थित है। और ये प्रताप के द्वारा बनाई गई आखिरी राजधानी थी कौन सी? चावंड। और यहीं आगे बात करते हैं मायरा। तो मायरा जो है कि ये गोगुंदा के पूर्वी भाग में जो पहाड़ियां स्थित है, उन पहाड़ियों क्या बोलते हैं? लाभ की पहाड़ियां बोलते हैं। इनके अंदर यहाँ जो है कि कहते हैं कि मायरा, यहाँ एक गुफा थी मायरा इन लाभ की पहाड़ियों में। और छापामार युद्ध के समय प्रताप इस मायरा गुफा का किस रूप में प्रयोग करते थे? शस्त्रागार के रूप में प्रयोग करते थे। किस रूप में प्रयोग करते थे? शस्त्रागार के रूप में हथियार रखते थे, अपने शस्त्र रखते थे यहाँ। अब दुलिया या धोलिया राणा गांव, ये जो है कि ये गोगुंदा के पश्चिम में स्थित है। और ये पहाड़ी तले में यहाँ क्या खंडर, प्रताप के खंडर महल मिलते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि कभी यहाँ प्रताप का पूरा परिवार रहता था। इसके बाद में हम चलते हैं मचीन जो है नाथ संप्रदाय के संत जो है मत्स्येंद्र नाथ की तपोस्थली स्थित है यहाँ, जहाँ जो है
कहते हैं कि 4-5 किलोमीटर लंबी गुफा है। गुफा के बारे में जनश्रुतियां, ये जनश्रुति है कि युद्ध के समय प्रताप की सेना जो है कि इस गुफा में शरण लेती थी और घुस जाती थी अंदर के अंदर, दूर तक छुप जाती थी छापामार युद्ध के समय। मोती मगरी चर्चा चुकी, फतेह सागर झील के किनारे स्थित है मोती मगरी। और यहाँ क्या, यहाँ फतेह सागर झील के किनारे स्थित है और यहाँ महाराणा प्रताप का क्या स्मारक, इस स्मारक बना हुआ है। यहाँ प्रताप जयंती पे घोड़े पे सवार विशाल मूर्ति लगी हुई है मोती मगरी के ऊपर। और यहीं उदयपुर की स्थापना से पूर्व निर्मित मोती महल भी स्थित है। प्रताप जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह आयोजित होता है किस पे, मोती मगरी पर। इसके बाद में हम चलते हैं, प्रताप जयंती जो है कि नहीं, ये फिक्स नहीं है, ये ज्येष्ठ शुक्ला 3 को मनाया जाता है, ज्येष्ठ शुक्ला 3 को मनाया जाता है। स्थिर डेट नहीं प्रताप जयंती की फिक्स अपने ग्रेगोरियन कैलेंडर में। मोती मगरी, ये सारी बातें हो गई। अब बात करते हैं चक्रपाणी मिश्र। चक्रपाणी मिश्र जो प्रताप के क्या थे, आश्रित कवि थे और इनकी रचनाएं जो है कि नहीं, इनकी रचनाएं राज्याभिषेक पद्धति, मूर्त मार्तंड व विश्व वल्लभ, ये इनकी रचनाएं हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं जैन मुनि हेमरत्न। हेमरत्न प्रताप के क्या थे, ये जैन मुनि, ये प्रताप के आश्रित कवि थे जिनकी प्रसिद्ध रचनाएं गोरा बादल और पद्मिनी चौपाई, ये इनकी प्रसिद्ध रचना। परीक्षाओं में शासक के बारे में जो भी ये रेफरेंस मिलते हैं प्रताप के बारे में और किसी के बारे में, इनसे संबंधित रचनाएं, उसके दरबारी के बारे में, दरबारी की रचनाओं के बारे में पूछ लिया जाता है। प्रताप के बारे में जानकारी देने वाली और रचनाएं हैं अमर काव्य वंशा। इसमें जो 1 नंबर काव्य वंशावली, इसमें रणछोड़ भट्ट इसके लेखक है। अमरसार के लेखक कौन है, जीवाधर इसके लेखक है। सकतरासो इसके, गिरधर औसिया इसके लेखक हैं। इसमें भी इनके बारे में हल्दीघाट युद्ध, महाराणा प्रताप के बारे में जानकारी मिलती है। अकबरनामा, आईने अकबरी और अकबरनामा के प्रसिद्ध जो है कि वो लेखक कौन है, अब्बुल फजल। और अब्बुल फजल की बात होगी। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं प्रताप की मृत्यु। एक वीर योद्धा जिसके नाम से हम गौरव लेते हैं, गौरवान्वित होते हैं। और इनके धनुष के प्रत्यंचा डोरी जान के वो चढ़ाते समय धनुष के प्रत्यंचा चढ़ाते हुए मृत्यु हो गई थी। कहाँ इनके, और इसके बाद में चावंड के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ, चावंड के अंदर। और प्रताप को अंतिम संस्कार कहाँ किया गया, बांडोली में किया गया, जहां प्रताप की 8 खंभों की छतरी स्थित है। ये छतरी वर्तमान में खेजड़ बांध के किनारे स्थित है। तो ये प्रताप के बारे में मृत्यु की बात होगी। राणा प्रताप ने 1572 से 1597 ईस्वी तक 25 वर्ष, कुल 25 वर्ष शासन किया। महाराणा प्रताप का शासनकाल पूछा जाता है, कुल शासनकाल एग्जाम में पूछा हुआ है, कितने वर्ष शासन किया, 25 वर्ष। दुर्सा आडा अकबर के दरबारी थे। ये दुर्सा आडा विद्वान थे। इन्होंने अपने लेखन में उल्लेख किया कि महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार पाकर अकबर की आंखें भी नम हो गई थी। कहा गलत राणो गयो, सरप्राइज हुआ था, आंखें नम हो गई थी। क्योंकि प्रताप एक मुगल सम्राट के नाते प्रताप का अधिकार था, प्रताप का कर्तव्य था कि वो महाराणा प्रताप को अधीन करे। मगर महाराणा प्रताप दिल ही दिल महाराणा प्रताप की इज्जत करते थे, कौन, अकबर। और वो जिस तरीके से अपने वतन के लिए, अपने लोगों के लिए जिस तरीके से प्रताप ने संघर्ष किया, और उस संघर्ष के कायल थे, दिल दिल में उसे इज्जत देते थे। मगर राजनीतिक मजबूरियां थी प्रताप को अधीन करना, किसकी, अकबर की। प्रताप की बहादुरी से, प्रताप के जो नैतिक मूल्य उनसे बेहद प्रभावित थे, कौन, महाराणा प्रताप के किससे, मुगल सम्राट अकबर। अब पृथ्वीराज राठौड़, कुछ इधर उधर की बातें भी हैं। पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर के राव कल्याणमल के पुत्र जो है राय सिंह के अनुज थे, जो अकबर के दरबारी थे। और पृथ्वीराज राठौड़ प्रताप को कहते हैं कि ऐसा उल्लेख, मान्यता ही अलग अलग प्रकार की, कि एक बार दुखी होकर के महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार करना तय कर लिया था और पत्र लिखा था। कोई ठोस प्रमाण इसके बारे में नहीं मिलते हैं। कहते हैं कि पीतल और पातल इस नाम से पृथ्वीराज राठौड़ ने एक छद्म नाम से पत्र लिख करके और अकबर के हौसला अफजाई की थी। किसने, महाराणा प्रताप की हौसला अफजाई की किसने, पृथ्वीराज राठौड़ ने। इसके बाद में बात कर लेते हैं हम परीक्षाओं में प्रश्न कैसे आते हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था, कुंभलगढ़ दुर्ग में। ये वन रक्षक की परीक्षा में पूछा हुआ है, राजस्थान पुलिस में पूछा हुआ है, बीएसटीसी में, बीएसटीसी के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं पूछा हुआ। महाराणा प्रताप ने
कितनी वर्ष शासन किया? ये जो एक नहीं 24 वर्ष, विकल्पों में 24 वर्ष था मगर वास्तव में कितने 25 वर्ष। कॉलेज लेक्चर के एग्जाम में पूछा हुआ 2007 में। इसके बाद में चित्तौड़ का संबंध निम्न में से किस वीर से है? चित्तौड़ का संबंध ये टीआरए के एग्जाम में पूछा हुआ है 1993 में। कीका के नाम से कौन लोकप्रिय था? महाराणा प्रताप। थर्ड ग्रेड एग्जाम में पूछा हुआ 2013। महाराणा प्रताप का राज्य स्पीकर कहाँ हुआ? गोगुंदा में। ये आरपीएससी जो एक नहीं उसमें पूछा हुआ 2009 में थर्ड ग्रेड के अंदर। द्वितीय सेकंड ग्रेड जो एक नहीं 2010-11 में लगी तो उसमें जेल प्रहरी 2013 में ये भी पूछा हुआ है। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम क्या है? मैंने क्या था दूतों क्रम? तो जामा भट्टो हमने देख लिया, जमा जलाल सिंह, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल, ये आ चुका है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत मंडल के रूप में भेजा? किसको भेजा? जलाल खां को। दूत मंडलों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। आरपीएससी जो एक थर्ड ग्रेड 2007 में, 2009 में, द्वितीय श्रेणी जो एक सेकंड ग्रेड उसके अंदर 10 में जो लगी थी परीक्षा, उसमें अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित शिष्टमंडल। शिष्टमंडलों के बारे में बहुत सारे निम्न में से किसने किया था? तो ये भगवंत दास। ये इसके बाद में बात करते हैं हल्दीघाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रताप को बंदी बनाना। ये आरएस में पूछा हुआ है। हल्दीघाटी युद्ध दो शासकों के बीच हुआ। किन किन दो शासकों के बीच हुआ? हमने चर्चा कर ली, प्रताप और अकबर। ये हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में पूछा हुआ है। महाराणा प्रताप ने किस मुगल सम्राट के विरुद्ध युद्ध किया? अकबर। ये थर्ड ग्रेड 2013 में पूछा हुआ है। इसके बाद में बात करते हैं हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 बीएसटीसी एंट्रेंस एग्जाम 2008 और 2016 में। सेकंड ग्रेड 2010-11 के अंदर। राजस्थान पुलिस 2010 में ये प्रश्न पूछा हल्दीघाटी युद्ध के बारे में कब हुआ है। मुगल इतिहासकार कौन था जिसने जो हल्दीघाटी युद्ध में मौजूद था? अल बदायूनी। तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट 1998 के अंदर पूछा। प्रताप की सेना का पठान सेना नायक कौन था? हाकिम कांसूर। सेकंड ग्रेड जो 2010 में प्रश्न पूछा हुआ है। इसके बाद में महाराणा प्रताप के 3 सुरमा सरदारों में से एक मुसलमान था, उसका नाम क्या था? हाकिम कांसूर। हाकिम कांसूर को बार बार पूछा गया, जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम में पूछा हुआ है। हल्दीघाट युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा? हल्दीघाट युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा? तो किसने कहा? अबुल फजल ने कहा। और ये जो है ये राजस्थान आरपीएससी जो 2009 में थर्ड ग्रेड लगी थी, पटवार 2011 में, उसमें ये प्रश्न पूछा हुआ है। महाराणा प्रताप मुगल सेना से बचकर किस दुर्ग में जा छिपे थे या किस दुर्ग में उन्होंने शरण ली थी? कुंभलगढ़। ये हॉस्टल वार्डन के अंदर पूछा हुआ है। इसके बाद में बात कर लेते हैं हल्दीघाट युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने वीरता दिखाई उनके नाम क्या थे? लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्ता, गजराज। आरपीएससी के अंदर ये पूछा हुआ है। इसके बाद में महाराणा प्रताप को अपनी संपत्ति के सरदार ने भेंट की। भामाशाह। राजस्थान पुलिस में भामाशाह के बारे में पूछा। मेवाड़ के रक्षक के रूप में याद किया जाता है कौन? भामाशाह। ये भी परीक्षा में पूछा। कर्नल टाड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन युद्ध कहकर पुकारा है? तो कौन सा? द्विवेदी। थर्ड ग्रेड 2008 में। और सेकंड ग्रेड जो 10-11 उसके अंदर, पटवार 11 के अंदर पूछा हुआ है। तो आपको पता पड़ गया कितने सारे प्रश्न महाराणा प्रताप के बारे में पूछेंगे। निम्न में से किस निर्वासित शासक ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया? तो प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया था और वहीं उनका देहांत हुआ था। महाराणा प्रताप ये आ गया। सब इंस्पेक्टर एग्जाम 1996 में आया। द्विवेदी युद्ध के बाद प्रताप की राजधानी कौन सी थी? तो प्रताप की राजधानी चावंड। विकल्पों में चावंड था। ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नगरपालिका जो एक उसके अंदर आया हुआ 2008 में। महाराणा प्रताप कालीन मेवाड़ की अंतिम राजधानी कहाँ थी? तो लास्ट में महाराणा प्रताप का निधन कहाँ हुआ? तो जो राजधानी थी कौन थी उसकी? चावंड। चलिए इसके बाद में कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा 2013 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। इसके बाद में बात कर लेते हैं महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार? आ गया 3 बार। हमने पीछे चर्चा की थी। लेक्चर्स एग्जाम में जो एक नहीं व्याख्याता परीक्षा 2014 में इसको पूछा हुआ है। इसके बाद में राजस्थान में ऐसा कौन सा शासक है जो मुगलों के सामने नहीं झुका? कौन? महाराणा प्रताप नहीं झुका। प्री बीएड के एग्जाम में पूछा हुआ है। महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय आयु कितनी थी? आरटेट 2012 में उसके अंदर पूछा हुआ है 57 वर्ष। महाराणा प्रताप का स्मारक कहां पर स्थित है? बांडोली। बांडोली जो एक नहीं ये इसके बाद में ये ग्राम सेवक परीक्षा में पूछा हुआ है। इसके बाद में बात करते हैं महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया जो मेवाड़ की राजधानी रही 1615 ईस्वी तक। सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ। हमने क्या पढ़ा उसी के अनुसार पेपर में प्रश्न आते हैं। यही प्रश्न है, यही पढ़ने का तरीका है। कथा पढ़ेंगे, स्टोरी पढ़ेंगे, चित्र देखेंगे, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, चुटकुले और शेरो शायरी, वो नहीं। हम
पिन पॉइंट्स ढूंढते हैं कि कहाँ से प्रश्न आते हैं। आपको सारे शॉर्ट क्वेश्चंस ये बता रहे हैं कि हम उन्हीं चीज़ों की चर्चा करें जो परीक्षा, स्टोरीज नहीं, कथाएं नहीं, परीक्षा आगे सामने आ रही बिल्कुल नज़दीक में। आपको निश्चित रूप से मैं दावा करता हूं कि इसमें से यदि प्रताप के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा तो इसमें से आपको प्रश्न मिलेगा। इसके बाद में हल्दीघाटी युद्ध के बाद में प्रताप ने अपनी राजधानी किस स्थान को राजधानी बनाया? चावंड को। तो चावंड को ध्यान रखना, किसको रखना, इन प्रश्नों को देख करके पता कर सकते हैं कि हमें पढ़ना क्या। महाराणा प्रताप की मृत्यु किस वर्ष हुई? 1597 ईस्वी में कहाँ हुई? चावंड में मृत्यु हुई। राणा पूंजा किसका सेनापति था? आ गया पूंजा, महाराणा प्रताप का। आरपीसी में पूछा हुआ। राजस्थान पुलिस में 2013 में मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसको याद किया जाता है? महाराणा प्रताप को। चलिए मेवाड़ के बाद में आगे चलते हैं। आगे हम कर्नल जेम्स टॉड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन युद्ध कहा? किस युद्ध को कहा? दिवेर युद्ध को। अब कर्नल टॉड ने किस युद्ध को थर्मोपल्ली, मेवाड़ के थर्मोपल्ली कहा? हल्दीघाटी युद्ध को, पटवारी 2011 में। तो दोस्तों हमने कोशिश की है कि हम वही पढ़ें जो परीक्षा में आता है। अनावश्यक स्टोरीज में समय खराब करने के बजाय हम पिन पॉइंट्स को ढूंढें। हम इतिहासकार बनने की जगह हमें एक अच्छा प्रतियोगी बनने की कोशिश करनी पड़ेगी, जिसके सामने सारे प्रश्न उसके पढ़ते समय उस अध्ययन सामग्री में आ जाए। क्योंकि हमें ग्रंथ नहीं लिखने, पोथे नहीं लिखने, कोई डेस्क्रिप्टिव एग्जाम हमारी नहीं, इसमें बहुत कुछ लिखना है, लैंग्वेज बनानी है, पिन पॉइंट्स हमारे सामने होने चाहिए। तो कैसा लगा वीडियो? यदि आप नए हैं चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए, कृपा कीजिए, इसके अंदर सब्सक्राइब कीजिए। आपका सहयोग हमें और अपने काम को और चमकाने का और अच्छी तरीके से करने का आपका सहयोग प्रेरित करेगा। आपके सहयोग से प्रेरित होंगे। और वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और आपको जल्दी इस नोट्स की PDF चाहिए तो आपको चैनल के लिंक पे जाकर देखेंगे, वहाँ चैनल पे डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर इसकी PDF आपको उससे प्राप्त हो जाएगी। तो बस प्रताप के बारे में पढ़ लिया, इसको ज़रा अच्छे ढंग से एक बार और देख लेना। प्रताप के बारे में सारे प्रश्नों का समावेश इसमें किया गया है। तो जय हिंद, जय भारत। अगले क्लास में मिलते हैं फिर।